हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके सुरेश चौहान यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जो रीट एसएसटी लेवल सेकंड का जो सामाजिक अध्ययन के जो मॉडल पेपर की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने फर्स्ट मॉडल पेपर देख लिया था। आज हम सेकंड मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे जिसके जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जिसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो केवल एसएसटी के 60% रहेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। जो अशोक के अभिलेख है उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो वो पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जॉन्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़े? 1837 के अंदर। कब पढ़े? 1837 के अंदर। और इनको खोजा कर जो अशोक के शिलालेख हैं उनको खोजा किसने, तो उसको खोजा आपके जो टिफेंथलर है उसने खोजा था। कब खोजा? टिफेंथलर ने खोजा और आपको 1750 के अंदर। कब खोजा? 1750 के अंदर। और जो अशोक को जो ये जो आपके शिलालेख हैं वो आपको जो शिलालेख मतलब लेखन करवाना उस पर कार्य वो ईरान के शासकों द्वारा इन्हें प्रेरणा मिली थी। किसे? ईरानी शासकों से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष यानी 13 वर्ष बाद किस अधिकारी की नियुक्ति की। तो ऐसा कौन सा अधिकारी था जिसकी अशोक ने राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष के बाद में नियुक्ति की थी, तो वो था आपका धम्म महामात्र। कौन सा था? धम्म महामात्र। जनता के में धम्म का प्रचार तथा कल्याणकारी कार्य करने के लिए, जो जनता है उसमें कल्याणकारी कार्य करने के लिए, और जो धम्म का प्रचार है वो एक तो धम्म का प्रचार और एक कल्याणकारी कार्य, ये दो कामों के लिए क्या किया? धम्म महामात्र की अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष इन अधिकारियों की नियुक्ति की। नेक्स्ट है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। जो मौर्य प्रशासन है उसमें समाहर्ता, तो उस समय समाहर्ता था वित्त मंत्री। कौन था? वित्त मंत्री था। और ये जो आपका राजस्व विभाग है उसका वो प्रमुख था। राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था? समाहर्ता था। किस समय? मौर्य प्रशासन के समय। देखो आगे क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में उल्लेखित तीर्थों को कहा जाता था। जो तीर्थ है वो किन को कहा जाता था, मतलब किन को कहा जाता है, ऐसा पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के अंदर जो उल्लेखित तीर्थ हैं वो किसे कहा जाता था, तो वो कहा जाता था प्रशासन में जो शीर्ष जो उच्च अधिकारी हैं उनको तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अंदर तीर्थों की संख्या कितनी बताई गई है? 18 बताई गई। किसमें? अर्थशास्त्र के अंदर। और 26 इसके नीचे जो अध्यक्ष होते थे उनकी संख्या बताई है 26। कितनी बताई है? 26 बताई है। इनका जो वेतन है वो पण के रूप में दिया जाता था। जैसे आज रुपया चलता है उसी प्रकार उस मुद्रा थी वो कौन सी थी? पण थी। तो पण के माध्यम से इनका वेतन किया जाता था। इस प्रकार देखो अलग अलग अध्यक्ष होते थे। जो मुद्रा और जो टकसाल है, जो मुद्रा और जो टकसाल आपकी जो जहाँ पे मुद्रा बनती है उसका जो अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे लक्षणाध्यक्ष। क्या बोलते थे? लक्षणा अध्यक्ष बोलते थे। और जो आपका मापतोल था, कौन सा? मापतोल, उसका जो अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे पोतवा अध्यक्ष। क्या बोलते थे? पोतवा अध्यक्ष बोलते थे। और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिए। जो सीता अध्यक्ष है वो आपके राजकीय भूमि और कृषि का जो अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे सीता अध्यक्ष। और जो नमक का जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे लवण अध्यक्ष। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखित हैं। जो अशोक के अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में, तो वो आपके ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक लिपि के अंदर आपके लिखित हैं। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। तो इसके अंदर देखो आप लिख लेना, एक तो शाहबाज गढ़ी। कौन सा? एक तो शाहबाज गढ़ी और दूसरा मनसेहरा। ये दो हैं। ये तो आपके खरोष्टी के अंदर है। किस में है? आप लिख लेना इसको। ये तो आपके खरोष्टी के अंदर है। अरेमाई के अंदर वो अरेमाई की बात करें तो वो है आपकी तक्षशिला, जो तक्षशिला में अभिलेख है वो। और एक जो आपका लगमान जो काबुल के अंदर है वो, ये आपका है अरेमाई के अंदर। तक्षशिला और लगमान कहाँ पे है? काबुल के अंदर है। और जो शहर एक कोना है, जो सर एक कोना जो खंडार में है, कहाँ पे है?
कंधार के अंदर, इसके अंदर जो आपकी अरे और ग्रीक भी साथ में, किसकी अरेमाई के साथ में कौन सी है, ग्रीक है, और जो बाकी जितने बच्चे हैं वो आपकी ब्रह्म लिपि के अंदर आपके शिलालेख है। ठीक है, देखो आगे पूछा गया कि मौर्य काल में धर्मस्तनीय व कंटक शोधन क्या है। जो मौर्य काल है उसके अंदर जो धर्म शोधन व कंटक शोधन क्या है, तो वो आपके दीवानी व फौजदारी न्यायालय हैं, दीवानी व फौजदारी न्यायालय हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि आदेव मात्रक से तात्पर्य है। आदेव मात्रक से क्या तात्पर्य है, तो वह बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि, जो बिना वर्षा की जो अच्छी खेती वाली भूमि होती है उसका जो तात्पर्य है वो आदेव मात्रक से है। नेक्स्ट है कि कृषि, पशुपालन व वाणिज्य के सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था। जो कृषि है, पशुपालन है, वाणिज्य है, उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था वार्ता। क्या कहा जाता था, वार्ता कहा जाता था। देखो नेक्स्ट है कि मौर्य काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए कार्य करने वाले गुप्तचरों को क्या कहते थे। जो गुप्तचर थे उनको क्या कहते थे, है ना, तो गुप्तचरों को कहते थे संचार। क्या कहा जाता था, संचार। जो कार्य, जो एक जगह स्थान जो कार्य करता था उनको संचार कहते थे, और जो गुप्त पुरुष खुद हैं उसको बोलते थे गूढ़ पुरुष। इस जो गूढ़ पुरुष है वो अर्थशास्त्र में कहा गया, किस में कहा गया है, अर्थशास्त्र में, तो उसको गूढ़ पुरुष कहा गया है ना। और गुप्तचर विभाग के जो प्रमुख थे उनको कहा जाता था महामात्यापसरण। याद रखना, महामात्यापसरण कहा जाता था। जो गुप्तचर विभाग के जो प्रमुख होता था उसको महामात्यापसरण कहते थे। और जो महिला गुप्तचर होती थी उनको परिवारजक कहते थे। जो महिला गुप्तचर होती थी उनको परिवारजक या फिर कहते थे वर्सली। क्या कहते थे, वर्सली कहते थे। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन में पूछा गया कि श्रेणियों के संगठन के प्रमुख को क्या कहा जाता था। जो श्रेणियों के जो संगठन है उसके प्रमुख को क्या कहते थे, तो उसके प्रमुख को कहते थे श्रेष्ठी। क्या कहते थे, श्रेष्ठी कहते थे। और जो सार्वत्व है वो व्यापारियों के जो काफिला है, व्यापारियों के जो समूह है, व्यापारियों के समूह का जो प्रमुख होता था उसको सार्वत्व, या कई बार ऐसा भी पूछा गया कि जो व्यापारियों का जो काफिला होता था उनको क्या कहा गया था मौर्य काल में, तो वो कहा गया था सार्वत्व है। नेक्स्ट है कि अशोक के किस स्तंभ पर वर्षभ नाटाबेल का चित्र अंकित है। अशोक ऐसा कौन सा अभिलेख स्तंभ है जिस पर वर्षभ जो नाटाबेल है उसका क्या है, चित्र अंकित है, तो वह आपका रामपूर्वा स्तंभ। कौन सा स्तंभ है वो, रामपूर्वा स्तंभ है। देखो आगे पूछा गया है कि जो आजीवक संप्रदाय है को संरक्षण किस मौर्य शासक ने दिया। आजीवक संप्रदाय को जो संरक्षण है वो कौन से, तो वो आपके अशोक और दशरथ ने दिया। किसने दिया था, अशोक और दशरथ ने आजीवक संप्रदाय है उसको क्या दिया था, आपका संरक्षण दिया था। तो इसके अंदर देखो अशोक ने देखो आजीवक संप्रदाय के बारे में क्या क्या किया वो देख लो आप। तो अशोक ने क्या किया, जो बराबर की फाड़ियाँ हैं, बराबर की जो फाड़ियाँ हैं वो, और जो दशरथ ने नागार्जुन की फाड़ियाँ, तो आप लिख लो बराबर की फाड़ियाँ, ये तो बनाई थी अशोक ने, और दशरथ है उसने बनाई थी आपकी नागार्जुनी फाड़ियाँ। नागार्जुनी फाड़ियाँ बराबर की अशोक ने बनाई थी। इस बराबर की फाड़ियों के अंदर 4 गुफाएं हैं, उसके अंदर 4 गुफाएं, उसके नाम एक लिख लो आप, कर्ण, कई बार पूछते हैं, चोपर, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। विश्व झोंपड़ी, ठीक है, तो ये आपकी 4 थी, कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। देखो आगे पूछा गया कि तृतीय बौद्ध संगति किस मौर्य शासक के समय हुई। जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी वो अशोक के समय हुई थी। किसके समय हुई थी, अशोक के समय हुई थी। कहाँ पे हुई, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्वी के अंदर। कब हुई, 251 ईसा पूर्वी के अंदर हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी, तो वो अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिस ने। मोगलीपुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। जो आपकी जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिस ने की थी। और इसके अंदर क्या किया, जो अधिगम, जो आपका अभिधम है उस पिटक को जोड़ा गया। अभिधम पिटक को इसमें जोड़ा गया, किसमें, इस तृतीय बौद्ध संगति के बाद में।
नेक्स्ट है कि मौर्य शासकों की राजधानी थी, जो मौर्य शासक हैं उनकी राजधानी कौन सी थी? जो मौर्य आपके शासक थे उनकी राजधानी तो हमने पढ़ ली, कौन सी? पाटलिपुत्र थी। देखो आगे, आगे पूछा गया कि अशोक के किस अभिलेख पर 3 मुगल शासकों के लेख अंकित किए गए हैं? ऐसा कौन सा अभिलेख है जिस पर 3 मुगल शासकों के लेख हैं वो अंकित किए गए हैं? तो वो आपका है इलाहाबाद स्तंभ लेख। कौन सा है? इलाहाबाद स्तंभ लेख। और जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं, याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं। रानी का अभिलेख किसको बोलते हैं? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख को बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेजा, महेंद्र और संघमित्रा को। किसको भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। देखो आगे, आगे पूछा है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम रजत यानी चांदी मुद्राओं का प्रचलन करवाया? ऐसा कौन सा शासक था जिसने इसका क्या करवाया? चांदी के जो सिक्के हैं उसका प्रचलन करवाया। तो वो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? चांदी का जो सिक्के हैं उसका प्रचलन करवाया था। और ये कब करवाया? जब आपके जो शक हैं उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। जो आपके जो शक हैं, शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चांदी के सिक्कों का क्या किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रचलन करवाया था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत कब प्रारंभ किया? चंद्रगुप्त है उसने गुप्त संवत कब प्रारंभ किया है? तो 319 ईसा पूर्व के अंदर किया। कब किया? 319 ईसा पूर्व के अंदर। और जो चंद्रगुप्त प्रथम है आपका, चंद्रगुप्त प्रथम, उसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? गुप्त वंश का। देखो आगे, आगे पूछा गया कि विसेंट स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है? विसेंट स्मिथ है उसने किसको भारत का नेपोलियन कहा है? तो उन्होंने कहा है समुद्रगुप्त को। किसको कहा है? समुद्रगुप्त को कहा है। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त की दिग्विजय का उल्लेख किस में मिलता है? तो समुद्रगुप्त है उनकी दिग्विजय का जो उल्लेख है वो प्रयाग परिस्थिति के अंदर आपको मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रयाग परिस्थिति के अंदर। देखो आगे, आगे पूछा गया कि चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया था? जो चीनी यात्री फायान है वो कौन सा शासक था जिसके समय भारत में आए थे? तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसको कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान है वो भारत दौरे पे आए थे। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के काल में हुई? तो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थापना है वो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कुमारगुप्त के शासनकाल के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। देखो आगे, आगे किस गुप्त शासक ने विदेशी जाति हूणों या मलेच्छों को पराजित किया? ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसने विदेशी जाति जो हूण या मलेच्छ हैं उनको क्या किया था? पराजित किया था। तो वो था स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त ने विदेशी जाति जो हूण या मलेच्छ हैं उनको पराजित किया था। नेक्स्ट है कि स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र के किस गवर्नर ने स्वदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण करवाया? जो स्कंदगुप्त के समय जो सौराष्ट्र के गवर्नर है वो कौन थे? तो वो है चक्रपालित। कौन थे? चक्रपालित थे। जूनागढ़ अभिलेख है उसके अनुसार ये है कि जो सौराष्ट्र के गवर्नर है चंद्रगुप्त के समय की बात करें, देखो इसमें 3 राजाओं का नाम, एक तो हमने पढ़ लिया, चौथा और देख लो। चंद्रगुप्त के समय इसका जो पुनर्द्वार है वो करवाया था पुष्यगुप्त ने। किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने करवाया था। फिर अशोक के समय इसका जो पुनर्द्वार या जो जीर्णोद्धार इसका करवाया वो कराया था तुशास्क ने। किसने करवाया? तुशास्क ने करवाया। फिर आपका जो रुद्रदमन है, रुद्रदामन के समय इसका जो पुनर्निर्माण करवाया वो करवाया था सुविशाख ने। किसने करवाया था? सुविशाख ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, और एक चक्रपालित हमने पढ़ ही लिया। देखो आगे, आगे पूछा गया कि सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? जो सती प्रथा है उसका प्रमाण हमें किस अभिलेख में मिलता है? तो एरण अभिलेख के अंदर हमें सती प्रथा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए आप। ठीक है, देखो आगे, आगे पूछा गया कि निम्न में से सही नहीं है, जो सही नहीं है वो हमें इसमें बताना है। तो देखो सेक्टर है वो खेती के लिए उपयुक्त भूमि, सही है।
खिल है, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको किल कहते थे। अपृहत, बिना जोती हुई जंगली भूमि है उसको अपृहत बोलते थे। और वास्तु, वास न करने योग्य भूमि, ये गलत बात है। वास्तु का मतलब ये नहीं बिल्कुल भी होता था। अमर को जो असर कोश है उसमें 12 प्रकार की जो भूमि है उसका हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है, असर कोश में। कितनी प्रकार की भूमि, 12 प्रकार की भूमि का हमें क्या मिलता है, इसमें प्रकार हमें जो वर्णन है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। किसमें, असर कोश के अंदर 12 प्रकार की भूमियों का हमें वर्णन देखने को मिलता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। जो रेशम बुनकर है उसकी श्रेणियों का उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है, तो वो हमें मिलता है आपका मंदसौर अभिलेख में। कहाँ मिलता है, मंदसौर अभिलेख में। और मंदसौर अभिलेख है उसके अनुसार यह माना जाता है कि मंदसौर में रेशम बुनकरों ने क्या किया, एक भव्य आपका सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। देखो आगे पूछा गया गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। जो गुप्त काल है उसका सबसे बड़ा सिक्कों का ढेर है वो बयाना से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, बयाना से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि गुप्त काल में चीन श्रीलंका जिसे सिंहल द्वीप से जाना जाता था, दक्षिणी पूर्वी एशिया को किस बंदरगाह से व्यापार किया जाता था। मतलब चीन और श्रीलंका है या दक्षिणी पूर्वी एशिया है उसके साथ जो व्यापार किया जाता था वो कौन से बंदरगाह से किया जाता था, है ना, तो वो ताम्र लिप्ति, क्या था, नहीं सॉरी, हाँ ताम्र लिप्ति, ये आपका भ्रंकच, इसको सॉरी इसमें आप ये कर लो भ्रंकच, है ना, जो बढ़ोच है एकमात्र ये बंदरगाह था। कौन सा था, भ्रंकच बढ़ोच से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि विदेशी व्यापार की दृष्टि से गुप्तों के समय क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए। जो परिवर्तन नहीं हुए थे गुप्तों के समय विदेशी व्यापार की दृष्टि से वो क्या है, तो वो आपका इसमें 10 सही हो जाएगा। गुप्त शासकों ने विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था, यह परिवर्तन नहीं हुआ था। रोमन व्यापार का पतन हो गया था। दक्षिण भारत के 3 बंदरगाह कावेरी पत्तनम, मुजिरम और अरिकामेडु का पतन ये था, एक रोमन व्यापार का पतन था ही, और वेजेंटाइन साम्राज्य का व्यापार का प्रारंभ, ये सही था लेकिन ये गलत है। ठीक है, देखो आगे सही नहीं है वो बताना है। एक तरफ लेखक है एक तरफ पुस्तक है। कालिदास, ऋतुसंहार, विशाखा, जो विशाखा दत्त है मुद्रा राक्षस, भास की सप्रवास दत्ता और वात्स्यायन की पंचतंत्र। तो वात्स्यायन की जो पंचतंत्र है वो नहीं होगा, इसमें गलत हो गया। पंचतंत्र किसकी है, जो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा की है। किसकी है, विष्णु शर्मा की। जो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा की है, तो इसमें गलत कौन सा हो गया, ये हो गया। वात्स्यायन की पंचतंत्र नहीं है। इसके अंदर आपको देखो पंचतंत्र में बता दिया किसकी है, विष्णु शर्मा की। कालिदास की बात की जाए तो कालिदास ने एक तो ऋतुस्वार है आपका, एक रघुवंश है, कौन सी है, एक रघुवंश है, दूसरा कुमार संभव, जो कुमार संभव आपका, और एक आपका सबसे जो आपका मतलब प्रसिद्ध है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रसिद्ध है आपका कालिदास का। रघुवंश है, कुमार संभव है, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है, मुद्रा राक्षस विषाद की है, भास जो सप्रवास दत्ता भास की है, और ऋतुस्वार कालिदास की है। देखो आगे है कि नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली किसकी रचना है। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली है वो आपकी भारवी की रचना है। किसकी रचना है, भारवी की। देखो आगे मिलान नहीं है, जो मिलान नहीं है वो हमें बताना है, जो मिलान नहीं है वो बताना है। तो देखो भूमरा शव मंदिर है, देवगढ़ झांसी के अंदर दशावतार मंदिर है, भिथरगांव ईंटों का मंदिर है, और तेगवा जगलपुर में धूमेग स्तूप नहीं है। वहाँ पे क्या है, गुप्त काल का विष्णु मंदिर है। तिगवा जगलपुर के अंदर आपका विष्णु मंदिर है, ना कि दमेग स्तूप, विष्णु मंदिर। तो इसमें द आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखो आगे, गुप्त शासन किन इकाइयों में विभक्त था, ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तक कौन कौन सी इकाइयों में विभक्त था वो हमें गुप्त काल के बारे में बताना है। तो वो आपका देश, फिर भुक्ति, फिर विषय, पेट और ग्राम। ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो क्या था, इसमें तो आपको सही कर लो। और जो आपको भुक्त था या भुक्ति था उसका जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे ऊपरिक।
लिखने नाम जो भुक्ति है उसका प्रमुख बोलते थे ऊपरिक, जो विषय है उसका जो अध्यक्ष होता था वो था विषयपति, उसको क्या बोलते थे, विषयपति बोलते थे। ठीक है, जो पेट है उसको बोलते थे पेटपति, ये तो सिंपल सा याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। और जो ग्राम है उसका होता था महत्तर, क्या होता था, महत्तर होता था। ये गुप्त काल के उनके अध्यक्ष होते थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कि शून्यवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो शून्य की खोज हम भारतीय गर्व करते हैं, किसने किया था? आर्यभट्ट ने। सीधा सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। विष्टि क्या थे? विष्टि है वो क्या थी? तो वो एक तरह की बेगार थी। बेगार समझते हो कि जिसके बदले कोई आपको राशि प्राप्त न हो। ऐसे आप मानो राजा के कोई काम किया, उसके बदले आपको खाना मिल गया और राजा के दरबार में आपने सेवा कर दी, उसके बदले आपको कोई धन दौलत ना मिले, उसको बोलते हैं बेगार करना। आगे देखो, आगे गुप्त काल श्रवण युग के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? जो गुप्त काल है वो श्रवण युग के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि वह वहाँ चहुमुखी साम्राज्य समृद्धि थी, मतलब चारों तरफ क्या थी, समृद्धि थी, इसलिए उसको गुप्त काल को क्या माना जाता है? श्रवण युग माना जाता है। देखो आगे, आगे है कि अजंता की गुफा 18, 19 और 21 का निर्माण किस काल में हुआ था? जो 18, 19 और जो 21 जो गुफा है उसका गुप्त काल के अंदर निर्माण हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल के अंदर निर्माण हुआ था। भारत में उत्पन्न मूर्तिकला शैली कौन सी है? जो भारत में जो उत्पन्न जो मूर्तिकला शैली है वो आपकी मथुरा शैली है। कौन सी शैली है? मथुरा शैली है। और मथुरा शैली के अंदर क्या है? भाव और भंगिमा, भाव और भंगिमा दोनों भारतीय थी। दोनों क्या थी? भारतीय। इसमें भारतीय पूछी है तो भारत में उत्पन्न कौन सी थी? तो भाव भंगिमा दोनों में इसमें क्या था? ये रस मिलता था। किसमें? आपका मथुरा शैली के अंदर। और इसके अंदर बुद्ध, महात्मा बुद्ध है, उसकी सर्वाधिक मूर्तियां इस मथुरा शैली के अंदर मिलती है। देखो आगे, आगे की चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किस वाकाटक नरेश से अपनी पुत्री की शादी की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किस वाकाटक नरेश से अपनी पुत्री की शादी की गई थी? तो वो था रुद्रसेन द्वितीय। कौन था? रुद्रसेन द्वितीय था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि आर्यभट्ट की रचना है। आर्यभट्ट ने कौन सी रचना रची थी? तो इसमें सीधा सा आर्यभट्टिका थी। कौन सी थी? आर्यभट्टिका आर्यभट्ट की रचना थी। नेक्स्ट है कि मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी मत से संबंधित थे? जो मोइनुद्दीन चिश्ती है वो कौन से सूफी मत है उससे संबंधित थे? तो वो थे आपके चिश्ती सिलसिला से। किससे थे? चिश्ती सिलसिला से। 12वीं शताब्दी के अंदर जो आपका पृथ्वीराज तृतीय था, पृथ्वीराज तृतीय है ना, उसके समय क्या हुए थे? अजमेर आए थे और वहाँ पे आज इसकी बड़ी दरगाह भी है। कई बार आप मेरे हिसाब से नहीं गए हो तो आप ज़रूर जाके आना। तो अजमेर के अंदर चिश्ती सिलसिला है। देखो आगे, आगे की वहद उल वजूद सिद्धांत किस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इस सिद्धांत का जो प्रथम मतलब प्रतिपादन करने वाला जो व्यक्ति था वो था आपका इब्नुल अरबी। कौन था? इब्नुल अरबी था। नेक्स्ट है कि सफीनत अल ओलिया ग्रंथ लिखा था। जो सफीनत उल ओलिया जो ग्रंथ है वो किसने? तो वो लिखा था दारा शिकोह ने। किसने लिखा था? दारा शिकोह ने सफीनत उल ओलिया ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि दारा शिकोह किस सूफी मत से संबंधित था? तो दारा शिकोह है वो कौन से सूफी मत से संबंधित था? तो वो कादरी सिलसिला था। कौन सा सिलसिला था? वो कादरी सिलसिला था। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि बंदा नवाज किस सूफी संत को उपाधि प्राप्त थी? बंदा नवाज है वो किस सूफी संत को उपाधि, मतलब ऐसा कौन सा सूफी संत था जिसको बंदा नवाज की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो वो था आपका गैसुदराज। कौन था? गैसुदराज को बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता था। यह उपाधि उसको दी गई थी। देखो आगे, आगे की सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? जो सुहरावर्दी सिलसिला है उसके संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। कौन थे? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। नेक्स्ट है कि कादरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? जो कादरी संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की? तो वो की थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। किसने की थी? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कादरी संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा गया कि सतारी सूफी सिलसिला की स्थापना की। तो सतारी सूफी सिलसिला है उसकी स्थापना किसने की? तो वो की थी शाह अब्दुल्ला ने। किसने की? शाह अब्दुल्ला ने की थी।
नेक्स्ट है कि नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना की। जो नक्शबंदी सिलसिला है उसकी स्थापना किसने की? तो वो की थी अब्दुल कादिर ने। किसने की थी? अब्दुल कादिर ने नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना की थी। देखो आगे आगे पूछा गया कि जो पीर और मुरीद के बीच गहरा संबंध कहाँ देखने को मिलता है? पीर और मुरीद के बीच में जो गहरा संबंध देखने को मिलता है वो सूफी विचारधारा के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? सूफी विचारधारा के अंदर। देखो नेक्स्ट है कि सूफी मत में वली कहा जाता है। वली किसके लिए प्रयोग हुआ है तो वो बताओ। तो वो होता है आपका पीर का उत्तराधिकारी। जो पीर का जो उत्तराधिकारी होता है उसको वली के नाम से जाना जाता है, या वली कहा जाता है। देखो आगे पूछा कि सूफियों के निवास स्थान को कहा जाता था। जो सूफियों के जो निवास स्थान है उसको कहा जाता था तो उनको कहा जाता था खान का है। क्या कहा जाता था? खान का है। सूफियों के निवास स्थान को कहा जाता था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास किसने किया था? जो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसका शिलान्यास किसने किया था? तो वो किया था हजरत मियाँ पीर ने। किसने किया था? हजरत मियाँ पीर ने। जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, उसका शिलान्यास किया था। देखो आगे है कि कश्मीर में ऋषि आंदोलन का संस्थापक कौन था? जो कश्मीर है उसके अंदर जो ऋषि आंदोलन हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? तो शेख नूरुद्दीन थे। और ये आपका जो 8वीं क्लास है एनसीईआरटी की उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जरूर इसको याद रखें, जरूर एग्जाम में आएगा, है ना। नेक्स्ट है कि सूफी मत के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सूफी मत जो आपका मत है उसके बारे में जो गलत कथन है उसको आपको बताना है। तो देखो शुद्ध आचरण पर जोर देते थे, सही बात है। भक्ति पर जोर देते थे, अहंकार त्याग पर बल देते थे, सही बात है। मानव प्रेम पर जोर देते थे, सही। तो सभी बातें हैं, तो ये सभी सत्य हैं। ये क्या है? सभी सत्य हैं। नेक्स्ट देखो सूफी मत के बारे में कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है वो आपको बताना है। तो इस्लाम धर्म की तरह कट्टरता में विश्वास करते थे, तो पहली बात ही गलत होगी, तो यही कर दो आप। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही क्या है? गलत है। धार्मिक सहिष्णुता को प्राथमिकता देते थे, सही बात है। दीन दुखियों की सहायता करते थे, सही है। और ढोंग मर्डर के विरोधी थे, तो ये भी सही है ना। तो ये सही, तो फर्स्ट इसमें गलत हो गया। नेक्स्ट है कि भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो भारत में जो भक्ति आंदोलन है वो दक्षिणी भारत से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? दक्षिणी भारत में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्न में से भक्ति आंदोलन की विशेषता नहीं है। जो भक्ति आंदोलन की विशेषता नहीं है वो बतानी है, कौन सी नहीं है। भक्ति की धारणा का अर्थ एकेश्वरवाद के प्रति सच्ची निष्ठा, सही बात है। इसमें कर्मकांड व यज्ञ का परित्याग किया गया, सही बात है। इस आंदोलन में क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ था, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर क्या किया? परिवर्तन दिए गए, तो सही बात है। इस आंदोलन में सूफियों के कट्टर विरोधी, ये बात नहीं, सूफियों के कट्टर विरोधी नहीं थे, तो इसमें ये सही होगा, क्योंकि ये गलत है। देखो आगे पूछा गया है कि विशिष्ट द्वैत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? जो विशिष्ट द्वैत था उसका प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया था रामानुज ने। किसने किया था? रामानुज ने। तो देखो आपको वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।